वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। तो आज नए चैप्टर पे बात करेंगे हम लोग। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें बेटा इलेक्ट्रोस्टैट की भी बात होगी, मैग्नेटिक फील्ड की भी बात होगी, इंडक्शन की भी बात होगी। तीन टॉपिक्स आपको नजर आ रहे होंगे इसमें। ईएमआई, तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैट का, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, मैग्नेटिक फील्ड्स का, कैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनते हैं। बाकी तो आपको समझ में आ ही जाएगा, इन दोनों चैप्टर्स को आप पढ़ लोगे तो। चलिए तो बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये है क्या, फिर इस पर विस्तार से बात करेंगे। ये क्या चीज़ है, किसने इसको प्रपोज किया, किसने इसको प्रूफ किया, कब ये आया, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जान लेते हैं हम लोग। तो बात करते हैं बेटा, देखते हैं इसको, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ईएमएफ आप लोग सुनते आ रहे होंगे अक्सर, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज जिसको आप लोग बोल लेते हो, वैसा फोर्स जो करंट के फ्लो को क्या करता है, उसी के कारण करंट का फ्लो होता है ना किसी भी कंडक्टर में या किसी भी सर्किट में। तो ईएमएफ जब जनरेट होता है तभी वो करंट का फ्लो होता है, यानी वोल्टेज जो होता है बैटरी का हमारा। ईएमएफ मतलब पूरी की पूरी कैपेसिटी, और वोल्टेज यानी कि वो कितना आउटपुट आपको दे रहा है। बस लिटिल बिट डिफरेंस होता है, लेकिन हम लोग उसको सेम ही कंसिडर करके चलते हैं। ईएमएफ का मतलब हो जाता है वोल्टेज। तो कहने का मतलब है बेटा कि उसने बोला, जिसने भी बोला, आगे हम लोग बात करेंगे। माइकल फैराडे ने डिस्कवरी करी थी इसकी। तो माइकल फैराडे ने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो क्या है, ईएमएफ का प्रोडक्शन है बेटा, है ना, प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ। कहीं पे अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, ये उसने बताया था। क्यों हो रहा है, फोर्स अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। बोला कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो उसके चारों तरफ अगर उस फील्ड में अगर कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। बैक ईएमएफ जिसको हम लोग बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल सकते हैं उसको। इंड्यूस्ड यानी किसी दूसरे के कारण उसमें जो पैदा लिया उसको इंड्यूस्ड बोलते हैं हम लोग। सबसे पहले इंडक्शन पे बात करेंगे, है ना। इलेक्ट्रिकल आप लोगों को पता है, मैग्नेटिक आप लोगों को पता है, दोनों चैप्टर आपने पढ़ा है। इंडक्शन पे बात करेंगे हम लोग। इंडक्शन क्या चीज है, इंडक्शन कहने का मतलब हो गया बेटा कि किसी दूसरे की वजह से किसी और को इफेक्ट डालना। जैसे मेरे बगल में कोई खड़ा है ना, और वो लगातार अगर मुझे कुछ बोले जा रहा है या डांटे जा रहा है तो उसका इफेक्ट जाहिर सी बात है मेरे ऊपर पड़ेगा। कोई दूर से आपको कुछ बोल के भाग लिया तो आप उसको बोलोगे अच्छा मुझे बोल रहा था क्या, उसको पीछा कर लोगे यार। अगर कुछ गलत बोल के भागा हो तो, है ना, उसको तुरंत पकड़ लेंगे दौड़ के, क्या बोल के गया। आपकी बॉडी में टच तो हुआ नहीं डायरेक्टली या कुछ किया नहीं, वो दूर से कुछ बोला। अगर वो आवाज आपके कान तक आएगी तभी तो आप उसको इफेक्ट करोगे ना, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दूसरे सिटी में बैठा हुआ आदमी आपके पीठ पीछे क्या बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सामने से अगर कुछ बोलेगा, बगल में खड़े होके बोलेगा और वो आवाज आपके कान तक आएगी, उसके बाद आप उस पर रिएक्ट करोगे। यानी किसी और के एक्शन की वजह से किसी दूसरे एलिमेंट पे जो इफेक्ट पड़ता है उसको बोलते हैं इंडक्शन। और किसी दूसरे की वजह से कहने का मतलब हो गया कि जब तक आप उसके फील्ड में नहीं जाइएगा, उसके एक्शन के फील्ड में आप जब तक नहीं जाओगे, आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कोई भला बुरा आपको बोल रहा है लेकिन कोई दूर सराउंडिंग अलग जगह किसी और सिटी से कहीं और जहां से आप तक कुछ नहीं पहुंच रहा है, तो आप न जान रहे हो ना रिएक्ट कर रहे हो।
लेकिन जैसे ही आप उसके फील्ड में गए, अगर वो फोन पे सुना दिया, यानी वो अपने फील्ड में ले लिया आपको, यानी उसकी आवाज आप तक आई, यानी पहले का एक्शन आप तक अगर पहुंचा तो आप उस पर रिएक्ट करोगे, ये आपका स्वाभाविक नेचर है। इसी को बोलते हैं इंडक्शन। तो यहां से ये एक थ्योरी आई हमारे पुराने साइंटिस्टों के दिमाग में कि हम अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाते हैं तो आसपास जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें कुछ चेंजेज आता है, उसमें कुछ चेंजेज आता है। अब बेटा मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का पहला लेक्चर याद करो। अगर आप जब भी वीडियो देख रहे हो, अगर आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, तो आप मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म में ओरेस्टेड की थ्योरी और बायो सेवर्ट लॉ आप लोग सब लोगों ने देखा हो। उसमें मैंने बोला, या सारे टीचर्स बोलते हैं, कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, आप उसको राइट हैंड रूल से निकालते थे। उसमें क्या होता था कि जैसे जैसे कंडक्टर से दूरी बढ़ते चली जाती थी, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होते चला जाता था। यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चेंजेबल है। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चेंजेबल है, यानी नॉन यूनिफॉर्म। तो जब हम करंट को फ्लो करा दिए किसी कंडक्टर में और उसकी वजह से हमें चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त हो रहा है, तो क्या हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करवा के उस कंडक्टर में करंट को प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? सेम उसी चीज को रिवर्स करना है बेटा, और कुछ नहीं है। हमने एक कंडक्टर लिया, इसमें करंट फ्लो करा दिया, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आना शुरू हो गया। क्यों? नॉन यूनिफॉर्म, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बदलने लगेगा। तो हम ठीक है एक मैग्नेट लेके आए बेटा, कहीं से भी कोई भी मैग्नेट लेके आए और उसमें क्या कर दिए, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराए। अब चेंज कराने का तरीका अलग अलग हो सकता है। या तो आप कंडक्टर को उसमें ऐसे ऐसे घुमाने लगो तो फ्लक्स ऑलरेडी चेंज होता है, एरिया वेक्टर चेंज होता है ना। मैंने एरिया वेक्टर आप लोगों को बताया। कोई जैसे अगर करंट का लूप ऐसे ले लिए और उसको ऐसे घुमाते हैं तो एरिया वेक्टर चेंज होता है। तो ऑलरेडी बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, फील्ड लाइंस कट कर रहा है तो बदल रहा है, वो बात करेंगे हम लोग उस पर। तो इसके लिए नॉन यूनिफॉर्म वैसे भी हो गया, घूम रहा है तो वो ऑलरेडी चेंज हो रहा है। तो वहां पे क्या हमारे कंडक्टर में कुछ इफेक्ट पड़ता है? तो देखा गया कि जब ऐसा हम लोगों ने किया कि किसी भी कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेज करवाए, तो देखिए कि उसका इफेक्ट कंडक्टर पे पड़ रहा है। कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ, गैल्वेनोमीटर लगा के हम लोगों ने देखा कि क्या इस कंडक्टर में करंट सेंस हो रहा है कि नहीं। गैल्वेनोमीटर आप लोग पढ़े हुए हो, उसको सेंस के लिए, डिटेक्ट के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग मिनिमम एक्सपेरिमेंट करके देखें कि क्या, अब बहुत ज्यादा ह्यूज तो होगा नहीं क्योंकि हम लोग का एक्सपेरिमेंट लैब लेवल पे है, छोटा सा मैग्नेट हम लोग करा रहे हैं। तो हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा के देखा गया, इन्होंने देखा माइकल फैराडे ने, तो उनको लगा कि अच्छा डिफ्लेक्शन वायर में हो रहा है यार, करंट फ्लो कर रहा है। तो वहीं से इस थ्योरी का जन्म हुआ कि अच्छा अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर सेम फेनोमेना हम रिवर्स करेंगे तो हम करंट का भी प्रोडक्शन चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज पे विस्तार से बात करेंगे इस चैप्टर में। तो ये इंट्रोडक्शन है हमारा, कुल मिला के यही है आपके पहले लिखे हुए 2 लाइन का मतलब। अब ये ईएमएफ कैसे बनता है, करंट कैसे होता है, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए सब कौन थे साइंटिस्ट थे हमारे, माइकल फैराडे। उन्होंने डिस्कवरी करी थी इसकी, इंडक्शन की, सन 1831 में। सोचो आज से कितने 100 साल पहले था। सन 1831 में उन्होंने इस चीज को सोच लिया था। आप लोगों को अभी पढ़ने में तकलीफ हो रही है, सारा कुछ है। उस समय इमेजिन द सिनेरियो ऑफ दिस सिचुएशन, क्या रहा होगा और उन्होंने कैसे डिस्कवरी की। तो उन्होंने इस चीज को उस समय सोचा, तो उन्होंने बस बोला, बताया। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया बेटा, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल।
मैक्सवेल आप लोग जानते हो, नाम बहुत सुने हो। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इस चीज को मैथमेटिकली प्रूफ किया बेटा। जो फैराडेज ने जो लॉ दिया है इंडक्शन का 1831 में, उसको मैक्सवेल ने मैथमेटिकली आगे चल के प्रूफ कर दिया कि हाँ ये फैराडे ने जो बोला था ये देखो सही बोला था, मैथमेटिकल प्रूफ उसका ये रहा। ठीक है ना। तब इस पे बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे फ्लक्स के बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि अभी मैंने चर्चा करी कि फ्लक्स कट होता है। तो आप लोग एक चीज पढ़े हो मैग्नेटिक फील्ड में, फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, अर्थ एंड मैग्नेटिज्म में देखा हम लोगों ने, बस और कुछ नहीं है, उसी का कॉन्सेप्ट है बेटा। फ्लक्स किसको बोलते हैं तो लिखो आप। सबसे पहले मैं इसको आप लिखते चलना, मैं थोड़ा सा स्लाइड करते चलूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो। ठीक है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि सारा खेल फ्लक्स के साथ ही होने वाला है, तो ये कोई अलग से अजूबा चीज नहीं है, हम इसे देखेंगे। नोटेशन होता है बेटा फाई, और कहने का मतलब हो गया कि फाई है और मैग्नेटिक है तो बी का मतलब हो गया मैग्नेटिक। ठीक है ना। तो फाई बी हम उसको लिख सकते हैं। चलो पूरा कवर कर लेते हैं, हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स कहने का मतलब हो गया कि वो फील्ड लाइंस को पकड़ता है कि कितने हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, हमारा दिया गया जो सरफेस है, जो हम जिस सरफेस पे हम फाइंड कर रहे हैं फ्लक्स, कितने लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो उसके परपेंडिकुलरली, एकदम परपेंडिकुलरली उससे पास कर रहे हैं, सेलेक्टेड एरिया जो हमारा है उसमें। देखो कहना क्या चाह रहे हैं, हम आपको विजुअलाइज कराते हैं। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट है बेटा, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, the number of field lines कौन सा फील्ड लाइंस बेटा, ब्रैकेट में लिख लेना मैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना। मैग्नेटिक पासिंग परपेंडिकुलरली परपेंडिकुलरली थ्रू अ सरफेस। ठीक है ना। जिस सरफेस पे हमको फाइंड करना है, किसी भी सेलेक्टेड एरिया में आप निकाल रहे हो ना, उसी सेलेक्टेड एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का हमको देखना है थ्रू अ सरफेस। क्या मैं बोल रहा हूं बेटा, देखो समझो। अब हमने बोला कि किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली कितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पास कर रहा है। अब देखो बेटा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मान लो कि ये है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा जो इसमें से ऐसे भी जाएगा, है ना, इस तरह से जा रहा है। तो हमारा सेलेक्टेड एरिया में, हमारा सेलेक्टेड एरिया में कितने लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो परपेंडिकुलर जा रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर जा रहे हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलरली नहीं। अब इसका तो मैं बेटा विजुअलाइज ऐसे नहीं करवा पा रहा है, ये ऐसे टिल्ट, जैसे मैं देखो दिखाता हूं आपको, कॉपी पेन पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखो जैसे ये रहा सेलेक्टेड एरिया बेटा, और इस तरह से परपेंडिकुलर कौन, कितने लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे हैं आपके सेलेक्टेड एरिया में। अगर ये मेरा सेलेक्टेड एरिया है, ये आप पे डिपेंड करता है कि फ्लक्स लिखना है तो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही लिखोगे, पर यूनिट एरिया होता है वो। तो आपके ये सेलेक्टेड एरिया से परपेंडिकुलरली ऐसे जितने भी लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजरेंगे, उन्हीं लाइंस ऑफ फोर्सेस को बेटा हम बोलते हैं मैग्नेटिक
फ्लक्स। अब यहाँ पे ये है बेटा कि हमने बोला कि अच्छा ये लोग तो परपेंडिकुलरली गए नहीं, ये लोग तो परपेंडिकुलरली गए नहीं बेटा। अब मान लिया जाए कि कोई है हमारा, वो ऐसे एंगल पे चला गया, है ना। आप लाइंस ऑफ फोर्सेस को रोक नहीं सकते हो अलग। अगर आपका सेलेक्टेड एरिया पता चला कि लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे है, सेलेक्टेड एरिया आपका ऐसे है, तो लो एंगल पे हो गया ना। लेकिन क्या इसकी वजह से फ्लक्स नहीं होगा? वो तो मैग्नेटिक फेनोमेना है, होगा। तो इसका बेटा दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक तो ऐसे परपेंडिकुलर, एक इसके साथ। तो अगर मान लिया जाए कि ये है हमारा परपेंडिकुलर से थीटा एंगल पे जा रहा है, परपेंडिकुलर से थीटा एंगल पे, एक और पेन के साथ मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये नॉर्मल हो गया बेटा, व्हाइट वाला पेन जो है आपको दिख रहा है, व्हाइट वाला पेन अगर दिख रहा है तो देखो ये नॉर्मल हो गया ये वाला, और ये क्या है ब्लैक वाला पेन एंगल पे जा रहा है फ्लक्स। तो इस नॉर्मल और इसके बीच में थीटा एंगल है बेटा, तो दो कंपोनेंट टूटेगा, एक तो इस नॉर्मल के साथ और एक इधर, है ना। तो अगर ये बी है, लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर ये बी है, तो क्या होगा, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा, दो टूटेंगे ना। क्योंकि अगर कोई ऐसे जा रहा है तो इसको तुम कैसे कह सकते हो कि परपेंडिकुलर जा रहा है, क्या जा रहा है। मैंने सिखाया है ना कि अगर इस तरह का एंगल पे मोशन हो रहा है तो दोनों कोऑर्डिनेट्स में हो रहा है, इस वाले में भी हो रहा है, इस वाले में भी हो रहा है, और हमें सिर्फ क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। तो हम सिर्फ इसको से पूछेंगे ब्लैक वाले से, भैया तुम इस वाले में कितना जा रहे हो, तो इस वाले में कितना जा रहा है, ऐसे थीटा अगर एंगल है तो बी कॉस थीटा, ठीक है ना। और सिर्फ हमें परपेंडिकुलर वाले से मतलब है। तो वही चीज है यहां पे कि जो हमारा समथिंग एंगल पे जाएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेंगे इसका, अगर ये ऐसे रहेगा तो इसका, सॉरी ये अगर ऐसे रहेगा तो इसका कंपोनेंट ले लेंगे। ये अगर थीटा एंगल है तो बोलेंगे कि बी कॉस थीटा, ठीक है ना, उस तरह से। और फिर गिनेंगे कि कितने हुए, इन सबको गिन लेंगे, सबका एडिशन होता है ये, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलरली जितना हमारा जाएगा उसी को हम फ्लक्स बोलते हैं। अब देखो मैं समझाता हूं आपको कि अब ये जो फ्लक्स है बेटा, मैथमेटिकली दिखाता हूं, ये जो फ्लक्स है हम बोल रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा। ये मैं पढ़ाया हूं ना आप लोगों को कि जहां पे लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा डेंस हो जाएंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। पुराने लेक्चर्स में, भूली बिसरी यादों में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि अच्छा सर आप जो बोल रहे हो क्या ये कहना चाह रहे हो, हाँ तो बिल्कुल बेटा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होंगे जहां पे वहां बी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया फाइव बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है। अब एक चीज और है कि क्या सर एरिया अगर हमारा बड़ा होगा, एरिया बड़ा होगा तो भी फील्ड लाइंस ज्यादा होगा। अगर हमारा एरिया छोटा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये रहे बड़े बड़े ढेर सारे, और ये हमने ले लिया बेटा एरिया, तो इसमें ज्यादा फील्ड लाइंस होगा, और एक दूसरा एरिया ये ले लिया इसमें ज्यादा होगा। यानी एरिया अगर ज्यादा बड़ा हम चूज कर रहे हैं तो हमारा फ्लक्स भी ज्यादा होगा, ज्यादा बड़ा एरिया में फ्लक्स भी ज्यादा होगा। यानी एरिया के भी सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब सर ये एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो दो चीजों पे डिपेंड करता है। तो सर हम ये बोल सकते हैं कि फाइव बी जो होता है हमारा, वो इन्हीं दोनों को मिला के कुछ ना कुछ होता है ना। अब देखो हमने बोला कि cos थीटा, बी cos थीटा, हमने बोल दिया कि वो जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो बी है, और अगर थीटा एंगल पे है तो ऐसे बी cos थीटा। चलो सिंपली चीज एक मैं दिखा रहा हूं कि मान लिया जाए कि हमारा लाइंस ऑफ फोर्स ये, ठीक है ना, और हमने जो एरिया सेलेक्ट किया बेटा, वो एरिया बेटा ऐसा है, थोड़ा एंगल पे, थोड़ा एंगल पे।
तो ये एरिया के को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहने का मतलब जानते हो क्या है? एरिया वेक्टर। जैसे कोई हमारा ये है, ये अगर पूरा मेरा अगर हथेली इस तरह से एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या था बेटा? ऐसे, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ऐसे ही था ना। एरिया वेक्टर आप लोग अच्छे से पढ़े हो कि हाँ सर एरिया वेक्टर ऐसे होता है, उसमें हम लोग करंट के डायरेक्शन को लेके निकालते थे। तो कैसे पता चलता था? कैसे पता चलता था? वही फील्ड लाइन से पता चलता था कि नॉर्थ से साउथ जा रहा है या साउथ से नॉर्थ जा रहा है, किधर जा रहा है। नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो आउटसाइड द मैग्नेट, है ना, लूप के अंदर साउथ से नॉर्थ हमको डायरेक्शन चाहिए था। तो एरिया वेक्टर ऑलवेज एरिया के परपेंडिकुलर शो करता है ना। तो एरिया वेक्टर के साथ बी का एंगल कितना होगा? हमने ये बोला कि ये वाला जो है ऐसे, ये हो गया बी और ये हो गया परपेंडिकुलर बेटा। तो यहां से जो थीटा है तो ये हो गया बी कॉस थीटा, है ना, बी कॉस थीटा। हमने परपेंडिकुलर जो हमारा हो जाएगा, एक इधर ऐसे टूटेगा जिसको बी साइन थीटा बोलेंगे, लेकिन हमें कौन सा वाला गिनना है? परपेंडिकुलर वाला गिनना है ना। तो अब बोलोगे कि सर थीटा, ये थीटा सर कितना होगा? ये जो थीटा आप बोल रहे हो ये तो यहां से परपेंडिकुलर दिख रहा है सर, परपेंडिकुलर दिख रहा है। कहीं कॉस थीटा कॉस 90 जीरो तो नहीं हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा बेटा। जानते हो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो एरिया वेक्टर है ना, इस वाले एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा बेटा, वो एरिया वेक्टर भी सेम यही होगा। एरिया वेक्टर जो होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर करना है, इसको क्या किए हम? एरिया के परपेंडिकुलर ले गए ना, लाइंस ऑफ फोर्स को एरिया के परपेंडिकुलर ले गए। और जैसे ही एरिया के परपेंडिकुलर इसको ले गए लाइंस ऑफ फोर्स को, तो ये एरिया वेक्टर के पैरेलल में आ गया, है ना, एरिया वेक्टर के पैरेलल में आ गया। जैसे ये मेरा है और यहां से ऐसे एंगल पे था ये लाइंस ऑफ फोर्स, तो इसका एरिया वेक्टर बेटा ऐसे परपेंडिकुलर, और ये बी एंगल पे है, तो जैसे ही अगर इसका पैरेलल ऐसे कंपोनेंट लेंगे इधर वाला, तो दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। और जब पैरेलल में आ जाएंगे तो खत्म बाजार, कोई उसका इफेक्ट ही नहीं है, उसका कोई एंगल का फर्क ही नहीं पड़ेगा कि बी ए और बी के बीच का एंगल है या क्या है। देखो, तो बी के जगह पे हम बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर ये इट सेल्फ नेचुरली परपेंडिकुलर जा रहा है, अगर इट सेल्फ नेचुरली परपेंडिकुलर जा रहा है बेटा, तो ए और बी के बीच का एंगल ऑलरेडी 0 डिग्री रहेगा। अगर इट सेल्फ नेचुरली परपेंडिकुलर है तो ऑलरेडी 0 डिग्री है, तो cos 0 कितना हो जाएगा? 1, यानी b इंटू ए ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो। और अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है बेटा, तो समथिंग थीटा पे होगा, ठीक है ना, बी ए कॉस थीटा, यही होगा ना, बी ए कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, कुछ भी लिख सकते हो तुम, डॉट प्रोडक्ट है हमारा, तो कॉस थीटा। अब जो थीटा होगा वो आप लिख दो, 30 है, 45 है, 50 है, जो भी है तुम्हारा एंगल वो आप मेंशन कर सकते हो। तो कुल मिला के है कि अच्छा सर ऐसा है क्या, हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका लेना है, कंपोनेंट तोड़ के लेना है, और जब थीटा 0 डिग्री है तो ऑलरेडी कंपोनेंट cos 0 1 है, ठीक है ना। तो हम बी ए कॉस थीटा यानी ए बी कॉस थीटा सर लिख सकते हैं। फ्लक्स जो होता है एरिया इंटू बी हमारा है, एरिया वेक्टर इंटू बी, तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये बेटा ऐसा है ये कि बी और डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं ए का, क्यों कि बी ए कॉस थीटा, और वो डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं ना बी ए कॉस थीटा को, क्या बी डॉट ए नहीं लिख सकते हैं क्या हम लोग? देखो ऐसे लिख सकते हैं नहीं इसको, कॉस थीटा, और थीटा जो है बेटा वो एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये एरिया वेक्टर और बी के बीच का ही तो एंगल है ना, ए एंड बी, और जब कोई एंगल नहीं है तो ऑलरेडी है 0, तो cos 0 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के फ्लक्स जो आप फाइंड करोगे वो यही होगा आपका, परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ फोर्सेस को गिन लेना है, और गिनोगे तो यही आएगा, ठीक है ना। तो
बी यानी कि ये हो जाता है कि अच्छा बी इंटू ए, टोटल एरिया में हमारा कितना, जैसे जैसे एरिया बड़ा होते जाएगा ये भी बड़ा होते जाएगा, बी बड़ा होगा तो ये भी बड़ा होते जाएगा। तो ये हमारा कुल मिला के कैलकुलेशन आता है। इसका एसआई यूनिट जब लिखोगे बेटा, एसआई यूनिट लिखोगे तो बी का होता है टेस्ला, आप लोगों ने पढ़ा है, और एरिया वेक्टर का हो जाता है बेटा मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। और कुल मिला के इसको फ्लक्स को लिखते हैं हम लोग वेबर, ठीक है ना, वेबर। तो यहां से आपको याद करो, पहले लेक्चर में मैंने बोला था वेबर पर मीटर स्क्वायर, बोला था ना बी का, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर बेटा यहीं से बोला था। टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर बराबर वेबर था, टेस्ला बराबर वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं आ जाएगा। तो वो चीज मैंने आपको यहीं से बोली थी। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट होता है बेटा। अब इसी फ्लक्स को आधार मान के हम आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पूरा का पूरा स्टडी करेंगे कि फैराडे ने क्या बोला, लेंज ने क्या बोला, और कैसे हमारा ईएमआई का काम चल रहा है। ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बैंक वाला ईएमआई नहीं, क्रेडिट कार्ड का लोग ईएमआई जो चुकाते हैं। आप लोगों को लगेगा सर बैंकिंग पढ़ा रहे हो क्या, ईएमआई क्या होता है? तो नहीं बेटा, ये साइंस के स्टूडेंट हैं हम लोग, हमारा ईएमआई अलग होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, उनका इंडक्शन हो जाता है ना, बड़ा अलग चीज है, दिखता नहीं है बट बहुत, वहाँ तो ईएमआई दिखता है ना, हर महीने अकाउंट से कट जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं दिखता लेकिन खेल बहुत कर जाता है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया वाला बात है, वो भी एक तरह का इंडक्शन ही है। क्लासरूम में करते हो ना आप लोग? नहीं सर हम लोग तो करते नहीं है, आप इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा है बेटा नहीं करते हो। अब इस थ्योरी का यूज करके बहुत सारे एप्लीकेंसेज बनाए गए। अभी आप जितना आपका मोटर व्हीकल्स हैं, हमारे ये जो घर में फैन लगा हुआ है, बहुत सारी चीजें इस इंडक्शन की थ्योरी पे बेस्ड है। कुल मिला के ये कहो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ही जो अभी जनरेट हो रही है ना, जनरेटर मोटर सब, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी पे काम कर रहा है। तो आप सोच लो कि कितना बड़ा योगदान दे के गए हैं माइकल फैराडे, एहसानमंद होना चाहिए उनका। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब इसी फ्लक्स को आधार मान के हम लोग आगे बढ़ेंगे कि फ्लक्स कट होता है, फ्लक्स कट करता है, यानी जहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है और उसको कोई कंडक्टर से काटना है, बस सीधी सी बात इतना है। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज है, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और मैं एक कंडक्टिंग लेके आऊंगा, मीडियम कंडक्टर लेके आऊंगा और इसमें घुमाऊंगा, जो भी करूंगा बस इसको कट करना है हमको, है ना, चेंज करना है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बस लाना है। चाहे जैसे चेंज लाऊं, अलग अलग मेथड से ला सकता हूं, 2-3 तरीके होते हैं, फैराडे ने करके दिखाया था, ठीक है ना, बस। और देखना है कि क्या इफेक्ट आ रहा है। कुल मिला के नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का हमको क्या करना है, फील दिलाना है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। अब चाहे आप जैसे चेंज कराओ, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तभी बात बनेगी, है ना, यूनिफॉर्म में बात नहीं बनेगी। तो हमारा टारगेट होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराना, आप चाहे उसको जैसे चेंज करो। अब जैसे देखो बेटा, ये एरिया है हमारा, अब इसको हम रोटेट करने लगे, इस एरिया को अगर हम रोटेट करें, ऐसे ऐसे घुमाएं, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच का एंगल चेंज होगा, इन दोनों के बीच का एंगल चेंज होगा तब फ्लक्स चेंज होगा ना, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो थीटा चेंज हो जाएगा। बस वही कराना है, चेंज कराना है। एक मेथड तो आपको यही दिख गया कि इसको सर रोटेट करा देंगे तो हो जाएगा, है ना। तो फैराडे ने यही कराया था। आइए देखते हैं फैराडे का एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन कि उन्होंने क्या बोला था। आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम इस पे फैराडे पे बात